तो मैं इसके बारे में बता रहा था कि यहाँ ये जो इस तरह का मैंने सरफेस ये बना रखा है कि एक ऐसे मैंने ऐसे गोल सा बना रखा है, और इसके बाद में नीचे फिर मैंने कि ये यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो ये है क्या? तो ये क्या है ना, ये तुम्हारे अर्थ का सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा है। यानी कि अर्थ जो है तुम्हारी वो ऐसे गोल है, मतलब कहने को गोल है इस तरह की, एक्चुअली में नहीं है। अभी तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे तुम्हारी अर्थ इस तरीके से है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये चीज ये समझाना चाह रहा हूँ कि तुम अगर ये दो पॉइंट्स ले रहे हो, ये मैंने दो पॉइंट्स कंसिडर किए जो तुम्हारे गोल हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन ड्रॉ करूं, तो क्या होता है? तो ये जो तुम्हारे पास ऊपर है ये है 18.5 किलोमीटर। ठीक है, ये तुम्हारा इतना कर्वेचर है। सपोज करो, मान लो कि ऊपर 18.5 किलोमीटर, तो ये जो नीचे होगा यहाँ पे जो सीधी सी लंबाई होगी इन दो पॉइंट्स के बीच में, 18.5 किलोमीटर में से सिर्फ 2 सेंटीमीटर ही कम होगा। ये चीज यहाँ पे मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। यानी कि ऊपर अगर 18.5 किलोमीटर है, तो नीचे जो है 2 सेंटीमीटर कम होगा उसमें से, इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी बहुत एक ठीक, तो ये चीज मैं कह रहा था। अभी हमारा यहाँ पे नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, अपने जो सर्वे का पर्पस है उसके बेसिस पे। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ सर्वे। तो यहाँ पे हमारे पास में, हाँ, तो इसके बारे में कह रहा था, ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन है। अभी हम सर्वे जो तुम्हारा कर रहे हैं वो पर्पस क्या है उस सर्वे का, उसके बेसिस पे कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। तो इसमें सबसे पहले तुम्हारा आ जाता है टोपोग्राफिकल सर्वे, फिर नेक्स्ट है इंजीनियरिंग सर्वे। देखो ऊपर नीचे हो सकता है सीरीज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो किया जाता है ना वो होता है टोपोग्राफिकल सर्वे, बिकॉज लैंड एरिया हमारे पास सबसे ज्यादा है, लैंड एरिया पे ही कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा जो सर्वे किया जाता है वो टोपोग्राफिकल सर्वे होता है। देन उसके बाद में इंजीनियरिंग सर्वे हो गया, कैडेस्ट्रियल सर्वे हो गया यहाँ पे थर्ड, फिर ये तुम्हारा हाइड्रोग्राफिकल सर्वे हो गया, देन उसके बाद में एस्ट्रोनॉमिक सर्वे हो गया, फिर जियोलॉजिकल सर्वे हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में टोटल 6 सर्वे होते हैं। तो अभी इन सर्वे को देख लेते हैं एक बार। तो टोपोग्राफिकल सर्वे में क्या होता है कि ये वाला जो सर्वे है ये यूज किया जाता है जो तुम्हारे मैप्स होते हैं उनको बनाने के लिए। मैप्स पे क्या चीजें होती हैं, मैप्स पे होता है छोटी छोटी चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे कि भैया कहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ये इसीलिए नेचुरल डिटेल्स कह देते हैं उनको। मैनमेड फीचर्स में जैसे तुम्हारी जमीन, डैम, सॉरी जमीन पे बना हुआ कोई मकान, बिल्डिंग, डैम, इस तरह की चीजें जो होती हैं मैप्स पे, ये सब चीजें जो है शो की जाती है जिस मैप्स पे, उसको टोपोग्राफिकल सर्वे जो है कहते हैं। शो करने के लिए जो सर्वे किया जाता है वो टोपोग्राफिकल सर्वे। अब उसके बाद में हमारे पास आता है नेक्स्ट इंजीनियरिंग सर्वे। अब ये जो सर्वे है ये इंजीनियरिंग के हमारे जितने भी काम होते हैं, जैसे कि कहीं पे हाईवे बन रहा है, रेलवे का कुछ कंस्ट्रक्शन होना है, या फिर और कुछ हमारा होना है, लेकिन लैंड पे ही, ठीक है ना, फिलहाल लैंड पे ही। इसमें हम जो है इसको उसके अंदर भी ले सकते हैं, लाइक सी, या फिर अपना जो वाटर बॉडी है उसके अंदर भी ले सकते हैं, बिकॉज वहां पे भी इंजीनियरिंग सर्वे करते हैं। लेकिन उसके लिए हमने अलग से जो है एक हाइड्रोग्राफिकल सर्वे बना रखा है, तो इसमें मोस्टली जो है अपने लैंड सर्वे ही आता है। तो ये हो गया हमारा इंजीनियरिंग सर्वे। देखो नेक्स्ट है कैडेस्ट्रियल सर्वे। कैडेस्ट्रियल सर्वे में क्या होता है कि ये वाला जो सर्वे है ये जिसकी भी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे इतनी सारी पब्लिक है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, तो उनकी एक प्रॉपर बाउंड्री बनाने के लिए कैडेस्ट्रियल सर्वे जो है होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। अब ये जो हाइड्रोग्राफिकल सर्वे है, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये किसके लिए होता है, ये पानी में या फिर उसके नजदीक में जो सर्वे किया जाता है ये हाइड्रोग्राफिकल सर्वे होता है। ठीक, एक हमारे पास आ जाता है यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिक सर्वे। ठीक है, अभी देखो इसके बाद में आता है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिक सर्वे, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। एस्ट्रोनॉमिक सर्वे से हम करते क्या है, जो पुराना टाइम होता था ना, एक एंशियंट टाइम, उस टाइम पे बहुत चलता था एस्ट्रोनॉमिक सर्वे। बिकॉज एस्ट्रोनॉमिक टाइम सर्वे से हम क्या कर देते थे, अपना लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लोकल टाइम, ये सब जो चीजें हुआ करती थी ये निकाल लेते थे। इसके अलावा जो डायरेक्शंस होते थे वो निकाल लेते थे। तो ये सब होते थे एस्ट्रोनॉमिक सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज की मदद ली जाती थी। तो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होते क्या है, जैसे भी तुम्हारा सन हो गया, मून हो गया, जो प्लेनेटरी बॉडीज हैं इनको हम एस्ट्रोनॉमिक बॉडी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज कहते हैं। ठीक, अभी देखो नेक्स्ट जियोलॉजिकल सर्वे। अब ये जो जियोलॉजिकल सर्वे है ये इसलिए किया जाता है ताकि जो तुम्हारी अर्थ है उसका जितना भी इंफॉर्मेशन है वो निकाला जा सके, वो पता किया जा सके।
इसके लिए खासकर अलग से जो तुम्हारे जियोलॉजिस्ट होते हैं ना वो बनते हैं। यूपीएससी इसका एक अलग से रिक्रूटमेंट करता है जियोलॉजिस्ट का, साइंटिस्ट होता है। चलो इसके बाद में नेक्स्ट देखो, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। ये क्लासिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे तुम्हारा किस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है उसके बेसिस पे नाम दिया जाता है। तो सबसे कॉमन है चेन सर्वे। तो सिंपलेस्ट टाइप है सर्वेइंग का, जिसमें एरिया मेजरमेंट जो भी है या लेंथ मेजरमेंट जो भी है, मोस्टली तो एरिया ही मेजर होते हैं। मेन अल्टीमेट पर्पज तो एरिया निकालने का होता है। तो ये जो किया जाता है ये चेन की मदद से या फिर टेप की मदद से किया जाता है, तो उसको हम चेन सर्वे कहते हैं। कोई एंगुलर मेजरमेंट यहाँ पे नहीं किया जाता, ठीक, सब लीनियर मेजरमेंट यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें कंपस सर्वे। कंपस सर्वे में क्या होता है कि मैग्नेटिक कंपस जो होता है वो यूज किया जाता है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ साथ लीनियर मेजरमेंट जो होते हैं वो भी निकाले जाते हैं। लीनियर मेजरमेंट के लिए यहाँ पे चेन या फिर टेप वही यूज होता है, और जो तुम्हारे एंगल्स होते हैं उनके लिए तुम्हारा कंपस यूज होता है। ये चीज होती है। चलो इसके बाद में आता है हमारे पास लेवलिंग। लेवलिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं, रिलेटिव जो एलिवेशन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के, वो हम लेवलिंग में निकालते हैं कि कौन सा पॉइंट किस जगह पे कितनी हाइट पे है। वो सब हम लेवलिंग में जो है यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में है प्लेन टेबल सर्वे। अब इस सर्वे में क्या होता है, एक तुम्हारा प्लेन होगा या फिर मैप होगा, वो बनाया जाता है। एक मैप जो है, कह सकते हैं कि एक मैप जो है वो बनाया जाता है। और वो कैसे बनाया जाता है, जो तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का डायरेक्शन है उनको हम डिटरमाइन कर लेते हैं, यानी कि डिफरेंट पॉइंट्स किस डायरेक्शन में है उनको हम पता कर लेते हैं। ठीक है। और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो टेप या फिर चेन से हम मेजर कर लेते हैं। तो ये प्लेन टेबल सर्वे में होता है, एक मैप बनाते हैं। इसमें साइटिंग और प्लॉटिंग साथ के साथ चलती रहती है, मतलब देखते भी रहते हैं, साइट करते रहते हैं और प्लॉट करते रहते हैं साथ के साथ मैप। तो ये होता है तुम्हारा प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे चूंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसी के लिए हम यहाँ पे इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, उसमें सारी चीजें डिटेल में आ जाएंगी। ठीक है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास थियोडोलाइट। थियोडोलाइट जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है। ठीक। थियोडोलाइट क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है। तो यहाँ पे देखो, इन दिस टाइप ऑफ सर्वे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स, ये रहा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स, आर मेजर्ड विद थियोडोलाइट। जो भी हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल होते हैं ये थियोडोलाइट की मदद से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। और जो लीनियर मेजरमेंट यहाँ पे होता है, यानी कि जो डिस्टेंसेस का मेजरमेंट होता है, ये चेन की और टेप की मदद से निकाला जाता है। ठीक है। ये चीज यहाँ पे की जाती है। उसके बाद में आता है यहाँ पे टेक्योमेट्रिक सर्वे। टेक्योमेट्रिक सर्वे में क्या होता है कि तुम्हारा जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस हैं वो दोनों ही टेक्योमेट्रिक की मदद से निकाले जाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंसेस मेजर हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हैं, और ऐसे ही ऊपर जो तुम्हारा थियोडोलाइट है यहाँ पे जो एंगल्स मेजर हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हैं। ठीक। ये चीज को याद रखना, ये आता भी एग्जाम में। इसके बाद में है फोटोग्रामेट्री सर्वे। ये सर्वे जो होता है ये किस तरीके से किया जाता है, फोटोज लेकर के किया जाता है। आजकल जैसे तुम देख रहे होंगे ड्रोन फोटोग्राफी हो रही है ना। तो ये ड्रोन कब से आए हैं, ये अब से आए हैं, लेकिन पहले से चले आ रहे हैं तुम्हारा सर्वे करने के लिए ड्रोन्स। ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि एक ड्रोन के नीचे या फिर एक छोटा सा एक एयरक्राफ्ट होता था, उसके नीचे तुम्हारा एक बड़ा सा कैमरा जो है माउंट कर दिया जाता था, और वो जो है पूरे एरिया का फोटोग्राफिंग करके आता था। और फिर जो है एक मैप जो है प्रिपेयर किया जाता था, तो उसको कहते हैं फोटोग्रामेट्री सर्वे। अब फोटोग्रामेट्री सर्वे तभी किया जाता है जब एरिया जो है वो इनएक्सेसिबल हो, या तो एरिया इनएक्सेसिबल हो यानी कि एरिया जो है वो ऐसा है जहां पर तुम जा नहीं सकते, या फिर ऐसी चीजों कि तुम्हारे पास जो टाइम है, जो समय है वो बहुत ही कम है, तुम्हें जल्दी जल्दी करना है, तो उसको हम कहते हैं फोटोग्रामेट्री सर्वे। ठीक है। अब प्रिंसिपल्स क्या है हमारे सर्वे के, देखो यहाँ पे आ जाती है वो वाली चीज जो अभी थोड़ी देर पहले ये गरिमा कह रही थी। ये है हमारा प्रिंसिपल सर्वे का, जिसमें हम दो मेथड्स ऑप्ट करते हैं। सबसे पहला होता है वर्क फ्रॉम पार्ट वोल टू पार्ट, एक होता है वोल टू पार्ट, एक होता है पार्ट्स टू होल भी होता है। ठीक है। लेकिन इनके अपने अपने एरर्स भी हैं, चलो वो भी सब देखेंगे हम। अब यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे की हम बात कर रहे थे। सबसे पहला है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट का एक बेनिफिट जो सबसे बड़ा हमें मिलता है वो ये होता है कि जो एरर सबसे पहले होता है ना, वो कम होता चला जाता है। बहुत बड़ा एडवांटेज है इस चीज का। दो तरीके होते हैं, एक होता है पार्ट टू होल,
और एक होता है होल टू पार्ट। और अगर तुम पार्ट टू होल करते हो यानी कि छोटे से बड़ा बनाते हो तो छोटा छोटा जो एरर तुम्हारा होता है वो मिलते 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 बहुत बड़ा हो जाता है। और अगर होल टू पार्ट करते हो तो जो एरर तुम्हारा सबसे पहले आता है वो घटते घटते इसमें कम हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट है होल टू पार्ट का, तो इसलिए सबसे ज्यादा होल टू पार्ट प्रेफर किया जाता है। तो अभी देखो यहाँ पे द मेन ऑब्जेक्टिव वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज टू लोकलाइज द एरर, वही एरर को पहचानते हैं, एंड प्रिवेंट देयर एक्यूमुलेशन, और उनका जो एक्यूमुलेशन इकट्ठा होना है या फिर जो फैलना है उनका वो प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट देखो, इफ वी वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल, अगर हम काम करेंगे पार्ट टू होल में एरर जो है वो इकट्ठा हो जाएगा और एक्सपेंड हो जाएगा यानी कि बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा हद तक। ये चीज यहाँ पे जस्ट अभी जो मैंने बताया, और इसके ऊपर यानी कि ये होल टू पार्ट के ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी इसके ऊपर क्वेश्चन ना आया हुआ हो, और क्वेश्चन यहाँ पे आगे भी रिपीट होंगे। ठीक है, देख लो। नेक्स्ट देखो, लोकेट अ पॉइंट बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट्स, जो किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट तुम्हारा होगा उसको हमें अगर लोकेट करना है तो कम से कम दो मेजरमेंट से लोकेट करो। दो मेजरमेंट क्या हो सकते हैं वो, या तो दोनों एंगल हो, मैं सी को लोकेट कर रहा हूँ ए और बी से, या तो दोनों ही एंगल हो, या फिर दोनों ही लेंथ्स हो। जैसे तुमने अपनी ड्राइंग की थी, ज्योमेट्रिक ड्राइंग पहले की हुई है तुम लोगों ने, सिक्स सेवेंथ में सब लोग करते थे, कंपास उठाते थे यहाँ से और यहाँ पे एक कट लगाते थे एक डिस्टेंस का, उसी तरीके से यहाँ से एक डिस्टेंस का कट ये लगाया। तुम्हारा अगर दो डिस्टेंस तुम्हें पता होंगे ऑलरेडी तो तुम जो है उस पॉइंट को लोकेट कर पाओगे। उसी तरीके से फिर यहाँ पे देख लो, नेक्स्ट एक तरीका ये हो सकता है कि तुम्हारे पास में एक एंगल है एंड देन दूसरा डिस्टेंस है, तो एटलीस्ट दो मेजरमेंट तुम्हारे पास में होने चाहिए। जितने ज्यादा मेजरमेंट्स होंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी तुम्हारी बढ़ जाएगी। अब स्केलिंग के ऊपर आ जाओ। स्केल जो होता है, स्केल क्या होता है, ये एक रेशो होता है। ठीक है, किसका रेशो होता है, जो तुम्हारी लेंथ है, लेंथ किसकी, लाइन जो तुम्हारी है ना, किस किस पे वो डिफरेंट हो सकती है। लाइन तुम्हारे मैप पे भी होगी और ग्राउंड पे भी होगी, वो लेंथ जो है, जो लंबाई है, ग्राउंड पे अलग होगी, मैप पे अलग होगी। तो उनकी रेशो हमें यहाँ पे लेनी। अब देख लो कैसे, इट इज द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ लाइन ऑन प्लेन और मैप टू लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग लाइन ऑन द ग्राउंड। यानी कि मैप जो है ऊपर आएगा और ग्राउंड जो है नीचे आएगा। तो जो लंबाई तुम्हारी मैप पे होगी पहले वो, और फिर जो ग्राउंड की होगी वो बाद में, इसको हम कहते हैं यहाँ पे स्केल, या फिर स्केल ऑफ मैप पूरा नाम हो जाता है। ठीक है, ये है स्केल। स्केल दो तरह का होता है, एक होता है लार्ज स्केल, एक स्मॉल स्केल, अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ करके आ रहे हैं। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल स्केल भी देख लो। न्यूमेरिकल स्केल भी हमने देखा था कि भैया एक न्यूमेरिकल स्केल होता है, एक ज्योग्राफिकल स्केल होता है। न्यूमेरिकल स्केल इस चीज के ऊपर ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर। मतलब एक नहीं आए तो बहुत है, लेकिन सेम क्वेश्चन आए हुए हैं, वही मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं, वो मेरा कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन जो है मल्टीपल टाइम्स आया हुआ। तो यहाँ पे ये आया था, जैसे ये तुम देख पा रहे हो 1/100 मैंने लिखा है और 1/1000 मैंने लिखा है। तो तुम्हें ये बताना था कि कौन सा स्केल बड़ा है, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि 1/1000 इसकी वैल्यू किसकी ज्यादा है, भैया इसकी वैल्यू ज्यादा है ना, इसकी छोटी है। तो 1/, कौन सा यहाँ पे बड़ा हो रहा है, ये चीज तुम्हें जो है देख करके बताना। तो तुम्हें तो देख करके अभी ये लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में बड़ा कौन सा है, यहाँ पे देखो, लार्जर द डिनोमिनेटर ऑफ द आर एफ, तुम्हारा क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है। डिनोमिनेटर तुम्हारा जितना बड़ा, स्मॉलर विल बी द स्केल, जो तुम्हारा स्केल होगा मैप का वो उतना ही छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ग्राउंड के स्केल की बात करूं तो वो उतना ही बड़ा हो जाएगा। आई गेस सभी को मेरी चीज समझ में आ रही होगी जो मैं कह रहा हूं। अगर मैं मैप के स्केल की बात करूं, मैप स्केल की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाता है छोटा, और अगर मैं ग्राउंड के स्केल की बात करता हूं तो वो हो जाता है बड़ा। और वो अंडरस्टूड भी हो रहा है, यहाँ पे देख लो, दोबारा मैं प्रूफ कर देता हूँ। डिनोमिनेटर जो तुम्हारा यहाँ पे है वो बड़ा है मेरा, देख रहे हो। इसका मतलब क्या होता है कि भैया मैप पे तुम्हारा इतना डिस्टेंस बनेगा, कोई भी लंबाई जो होगी वो इतनी हो, इतनी ड्रॉ करोगे तुम। यानी कि मैप पे तो बहुत छोटी बनाई जा रही है, तो मैप का स्केल क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर नीचे का बड़ा है तो मैप का स्केल छोटा हो रहा है, देख पा रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे ही मैं ये चीज देख रहा हूँ कि भैया अगर मेरा मैप पे 1 मीटर है तो ग्राउंड पे 1000 मीटर है, तो तुम क्या देख रहे हो भैया, ग्राउंड का स्केल बहुत बड़ा हो रहा है अगर डिनोमिनेटर तुम्हारा बड़ा है तो। यहां तक आई गेस अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, वरना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, बहुत काम आएगी आगे। ठीक है, चलो, डाउट होगा तो रेज हैंड्स करना। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ग्राफिकल स्केल होता है हमारे पास। ग्राफिकल स्केल इज अ लाइन ड्रॉन ऑन द मैप। ग्राफिकल स्केल क्या होता है, ये एक लाइन होती है जो मैप के ऊपर हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। और कैसे,
जो भी तुम्हारा ग्राउंड का डिस्टेंस होता है ना, उसको उसके ऊपर लिख देते हैं। मान लो ये तुम्हारा मैप है, मैंने यहाँ पे एक स्केल छोटा सा बनाया और ग्राउंड का डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे नीचे भी छोटे छोटे से जो है वैल्यूज लिखी होती। तो उससे क्या होता है, इसका मुझे एक एडवांटेज मिल जाता है ग्राफिकल स्केल का ओवर द ना न्यूमेरिकल स्केल। एडवांटेज ये मिलता है कि जब भी मेरी स्केल सिकुड़ती है ना, ग्राफिकल मतलब मेरा पेपर सिकुड़ेगा, बहुत पुराना पेपर हो गया, पेपर सिकुड़ गया है, तो जब भी मेरा पेपर सिकुड़ेगा तो स्केल सिकुड़ जाएगी। तो उसकी वजह से जो मेरा डिस्टेंस है वो नहीं बदलेगा, है ना, वो एक रेशो में सिकुड़ेगा। तो इसका मुझे एक एडवांटेज यहाँ पे ये मिलता है, ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया चीज है और यही एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो है आया हुआ है। चलो जी, अभी ग्राफिकल स्केल का मैं एक इमेज यहाँ पे लगा करके तुम लोगों को दिखाऊंगा, वो तुम जो है देख लोगे। नेक्स्ट देखो, और है यहाँ पे ग्राफिकल स्केल का एडवांटेज मैंने तुम लोगों को बता दिया, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैप श्रिंक होता है, जैसे कि मैंने बताया, तो हमारी स्केल भी जो है वो श्रिंक हो जाती है और रेशो सेम रेशो में ही रहती है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज जो है हमारे पास में होता है। अभी देख लो यहाँ पे उसी चीज से, यानी कि जो तुम्हारा ज्योग्राफिक वाली चीज हुई है ना, कि भैया ज्योग्राफिकल स्केल जो तुम्हारा है, ग्राफिकल स्केल जो है तुम्हारा, सॉरी है ज्योग्राफिकल बोल रहा हूँ, तुम्हारा ग्राफिकल स्केल है, वो जो श्रिंक हो रहा है, उसी से तुम्हारी एक कॉन्सेप्ट फिर आगे निकल करके आ गया था, और वो कॉन्सेप्ट था श्रिंकेज फैक्टर का या फिर तुम्हारे श्रिंकेज रेशो का, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट था, श्रिंकेज फैक्टर या फिर श्रिंकेज रेशो, इसके ऊपर तुम्हारे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, ठीक है। अभी एक न्यूमेरिकल भी हम इसके ऊपर जो है वो देखेंगे। अब यहाँ देखो, श्रिंकेज रेशो का फॉर्मूला देखो, तब तक फॉर्मूला है, ऊपर होता है श्रंक लेंथ, नीचे होता है ओरिजिनल लेंथ। ऊपर श्रंक लेंथ, नीचे ओरिजिनल लेंथ। अब चूंकि लेंथ छोटी हो चुकी है तो ऑब्वियसली श्रंक लेंथ कम हो जाएगी, ओरिजिनल लेंथ ज्यादा ही होगी। तो ये हमेशा लेस देन वन होता है, हमेशा लेस देन वन होता है। तो श्रिंकेज फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन वन, ये चीज है, ठीक। प्री में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आएगा। मेंस में इसका छोटा सा एक हिस्सा होगा जो तुम्हें सॉल्व करना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आया था, प्लेन ऑफ एन एरिया हैज श्रंक। जो तुम्हारा एरिया है, जो तुम्हारा मैप है, वो क्या हो चुका है, सिकुड़ चुका है। किस तरीके से सिकुड़ चुका है कि उसकी जो एक लाइन है ओरिजिनली थी 10 सेंटीमीटर की, लेकिन अब हो गई है 9.5 सेंटीमीटर की। ओरिजिनल स्केल जो थी वो थी 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर में। तो मुझे यहाँ पे श्रिंकेज फैक्टर जो है वो निकाल करके बताना है, ठीक है। तो श्रिंकेज फैक्टर मुझे यहाँ पे निकाल करके बताना है। श्रिंकेज फैक्टर के लिए देख लो, हमने अभी जस्ट ऊपर एक फॉर्मूला देखा था, उस श्रिंकेज फैक्टर के फॉर्मूले का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ऊपर है श्रंक लेंथ, नीचे है ओरिजिनल लेंथ। सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं। ऐसा लिख दो, श्रिंकेज रेशो कह लो इसको। तो श्रंक लेंथ जो तुम्हारी यहाँ पे हुई है वो है 9.5 सेंटीमीटर, ओरिजिनल जो है वो है 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाता है 0.95। तो ये तुम्हारा पहला जो है उसका सॉल्यूशन हो चुका है। अभी दूसरे का सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरा इसने क्या कहा हुआ है हमें, करेक्ट डिस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू मेजर डिस्टेंस ऑफ 98 मीटर। इसने हमें ये कहा है कि करेक्ट डिस्टेंस बताओ जहां पे तुमने मेजर किया डिस्टेंस 98 मीटर। डिस्टेंस तो कुछ और हो सकता है ना, तुम्हारी जो लेंथ है वो क्या हो चुकी है, सिकुड़ चुकी है। डिस्टेंस तो कुछ और हो सकता है। तो अब ये कह रहा है कि करेक्ट डिस्टेंस जो है वो बताओ। 98 मीटर तुमने मेजर किया था। तो सबसे पहले तो तुम यहाँ पे, अगर मैं एरर की बात करूँ तो तुम लोग एरर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, लेकिन एक दिक्कत है तुम्हें, क्योंकि करेक्ट नहीं पता है। एरर का फॉर्मूला क्या होता है, या मेजर्ड माइनस ट्रू। तो जैसे ही तुम्हें यहाँ पे ट्रू का पता चल जाएगा अभी सॉल्व करके, तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा, ठीक है, कि तुम्हारा एरर कितना। अब यहाँ पे देखो, इसके लिए एक तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे तुम्हारा जो भी मेजर्ड डिस्टेंस है, यहाँ पे जो भी तुम्हारा मेजर्ड डिस्टेंस है, ये कैसे हो रहा है थोड़ा सा समझ लो। तुम्हारी ये थी पहले 100 मीटर। तुमने जब तक पेपर सिकुड़ा नहीं था, मैप तुम्हारा सिकुड़ा नहीं था, तब तक 100 मीटर था। लेकिन अब सिकुड़ चुका है, तुम्हारा जो स्केल है, ये जो तुम्हारा स्केल है, ये सिकुड़ चुकी है, और ये हो गई सपोज 95। तो यानी कि अब जो तुम्हारा एक्चुअल डिस्टेंस तुम अगर मेजर करोगे, तुम्हारा वो तो कुछ और आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, तरीका तुम्हें बताता हूँ। इसके लिए हम करते हैं मेजर्ड डिस्टेंस अपॉन श्रिंकेज रेशो। इससे मुझे यहाँ पे मिल जाता है मेरा करेक्ट डिस्टेंस।
ये वाला फॉर्मूला मैंने नहीं पढ़ा है, इस फॉर्मूले को यहाँ पे तुम लोग मेंशन कर लेना। मेजर डिस्टेंस अपॉन श्रिंकेज रेशो, इससे मुझे करेक्ट डिस्टेंस मिल जाता है। तो मेजर डिस्टेंस मेरा यहाँ पे कितना है 98, श्रिंकेज रेशो मेरा 0.95 है, तो इससे मुझे करेक्ट डिस्टेंस मेरा मिल चुका है 103.15 मीटर। ये मेरा आंसर। तो एरर अब तुम लोग निकाल सकते हो, यानी कि 103.15 माइनस 98, तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा कितना 5.15 मीटर। ये मेरा एरर यहाँ पे है। चलो जी, इस तरीके से निकल जाएगा। करेक्ट एरिया पूछ रहा है वो, ठीक है, क्या पूछ रहा है, करेक्ट एरिया। तो उसी तरीके से अब तुम्हें एक ट्रिक मैं यहाँ पे दे देता हूँ। जब भी लेंथ का जिक्र होगा तो ये जो चीजें तुम्हारी जैसे श्रिंकेज रेशो वाली या फिर बाकी जो चीजें होंगी, इनको तुम पावर 1 में रखना। जब भी ये तुम्हें कह देगा कि भैया एरिया की बात हो रही है तो पावर 2 कर देना, बिकॉज यूनिट क्या होती है, मीटर की, स्क्वायर होती है ना एरिया के लिए। मान लो वॉल्यूम कहता है तो यहाँ पे क्यूब कर देना, ये चीज तुम्हें कर देनी। अभी देखो, अब ये यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखो ये रहा, करेक्ट एरिया कॉरस्पॉन्डिंग टू मेजर्ड एरिया ऑफ 100 मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए क्या तरीका है, जैसे कि मैंने जस्ट अभी अभी बताया है कि तुम लोग क्या कर देना, उसको स्क्वायर कर देना एरिया को। ये एक ट्रिक है। तो थर्ड देख लो, यहाँ पे हमारे पास में है मेजर्ड एरिया अपॉन श्रिंकेज रेशो का स्क्वायर, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा मेरा करेक्ट एरिया। तो मेजर्ड एरिया है 100, 0.95 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट एरिया मेरा आ जाता है 110.8 मीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर। तो इतना सा क्वेश्चन था, ये हो गया मेरा सॉल्व। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आई गेस यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, ज्यादा टिपिकल ज्यादा टफ चीज ये हमारी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास में है एरर ड्यू टू रॉन्ग मेजरिंग स्केल्स। इसका एक फॉर्मूला हमारे पास में होता है। अब फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, देख लो, करेक्ट डिस्टेंस निकालना है हमें। यहाँ पे आर एफ होगा रॉन्ग स्केल का, यहाँ पे करेक्ट स्केल का होगा, और यहाँ पे मेजर्ड डिस्टेंस हमारा होगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ही जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि एरिया के लिए तुम क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। देखो आर एफ का मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया, जैसे ऊपर मैंने श्रिंकेज रेशो का किया था ना स्क्वायर, उसी तरीके से यहाँ पे आर एफ का स्क्वायर किया। अगर वॉल्यूम की बात हो जाती तो फिर यहाँ पे हम क्यूब कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे जो तरीका है वो थोड़ा सा मैं तुम्हें बता देता हूँ कि करेक्ट करेक्ट एक साइड में रखना है, कि करेक्ट वो तुम्हारा डिस्टेंस हो, ऐसी करेक्ट जो है तुम्हारा वो स्केल हो, और ये बराबर हो जाएंगे किसके, रॉन्ग स्केल के और रॉन्ग मेजरमेंट के। क्योंकि ये एक तरीका है जिस तरीके से मैं जो है इसको याद रखता हूँ और फिर अपने अकॉर्डिंगली इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो इसके बेसिस पे ही जो यहाँ पे क्वेश्चन है तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। वैसे मैंने भी सॉल्यूशन जो है इसमें छोड़ा हुआ है जानबूझ कर, तो तुम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम्हें बड़े आराम से हो जाएगा, आंसर तुम्हारे पास नहीं होगा तो मैं हूं यहाँ पे, मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी देख लो यहाँ पे एरर क्या होता है। एरर दो तरह के होते हैं, एक सिस्टमैटिक या फिर क्यूमुलेटिव, एक होता है एक्सीडेंटल या फिर रैंडम। ये जो एक्सीडेंटल रैंडम होता है ये खुद से हो जाते हैं, और जो क्यूमुलेटिव होते हैं ये सिस्टम के होते हैं। क्यूमुलेटिव यानी कि जो खुद से बढ़ते चले जाते हैं धीरे धीरे। देखो यहाँ पे ये वाले जो क्यूमुलेटिव एरर होते हैं ये एक डेफिनेट मैथमेटिकल या फिर फिजिकल लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि ये बढ़ते ही चले जाते हैं। रैंडम एरर क्या होते हैं, ये हमारी गलती की वजह से रह जाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, क्यूमुलेटिव होते हैं नेचर में, यानी कि बढ़ते चले जाते हैं, पहला पॉइंट यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लो सेकंड वाले में, इसमें ऑर्डिनरी सर्वे में इनका ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब प्रिसाइज सर्वे होता है तो उसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट जो है ये हो जाते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ये लेंथ ऑफ द लाइन के, यानी कि लेंथ जितनी लंबाई होगी उतना तुम्हारा एरर बढ़ जाएगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके ऊपर, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बस इतना होता है एरर के बारे में। ऐसे ही एक पॉइंट ये पॉइंट्स जो है ये पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये वाला पॉइंट भी आया है प्रीवियस ईयर, बहुत आया। यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये तो स्केल्स के बारे में ये तुम लोग समझ ही जाओगे।